हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंजेक्शन डोपामाइन या बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल इंजेक्शन डोपामाइन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसकी डोजेस क्या होती हैं, इसके यूजेस कैसे होते हैं, क्या यूज़ हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका जो इन्फ्यूजन की डोज जो कैलकुलेशन है वो क्या होती है, ये विद एग्जांपल आज हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं कि ये एक एंडोजीनस केमिकल है। एंडोजीनस केमिकल उन केमिकल्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन दी बॉडी। और ये मार्केट में जो अवेलेबल है एम्पूल के रूप में 5 ml का एम्पूल आता है, ये 40 mg पर ml प्रेजेंट होता है। और पूरे एम्पूल की बात करें तो ये 200 mg का एक एम्पूल होता है। ये हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है हमारा, उसके बेसल गैंग्लिया सेल में मिलता है। और बेसल गैंग्लिया सेल्स जो डोपामिन रिलीज होता है वो काम करता है या वर्क करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। और जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो डोपामिन मिलता है वो काम करता है एज ए हार्मोन की तरह काम करता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक होता है। सिंपैथोमाइमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करती हैं और अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर पर एक्ट करती हैं। जैसे कि हम समझते हैं हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक पे हमारे मस्कैर्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स मिलते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स मिलते हैं। डोज होती है वो जो एक्शन होता है वो डोज डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे हम इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो एक्शन है, जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ता जाता है। और अब 1 से 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट अगर हम डोपामिन पेशेंट को देते हैं तो ये एक्ट करता है जो D1 और D2 रिसेप्टर पर। इन्हें डोपामाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। और जो डोपामाइन रिसेप्टर हैं D1 और D2 ये प्रेजेंट होते हैं किडनी में, मेसेंट्रिक वेसल्स में। और अगर हम डोपामिन अगर 5 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हम पेशेंट को अगर देते हैं तो ये एक्ट करता है बीटा 1 रिसेप्टर पर। और बीटा 1 रिसेप्टर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर पेशेंट के जो हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर हमने 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हमने डोपामिन दिया तो वो इंक्रीज़ करेगा आइनोट्रॉपिक एक्टिविटी, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। और इंक्रीज़ करेगा क्रोनोट्रॉपिक एक्टिविटी, यानी कि हार्ट की जो रेट है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा। हार्ट रेट अगर 60 चल रही है तो 70 कर देगा, 80 कर देगा, तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा और कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अगर हम डोपामिन को 10 से 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देते हैं तो ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है। और अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जो वेन्स होती हैं हमारी, जो पेरीफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है डोपामाइन, तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, यानी पतली हो जाती हैं। और जब अगर ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स के नैरो होने से पेरीफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज पेरीफेरल रेजिस्टेंस और इंक्रीज बीपी, अल्टीमेटली बीपी बढ़ जाता है। इसका यूज़ जो किया जाता है, इसके जो रिसेप्टर्स हैं, इसके डोजेस के हिसाब से ही इसको जो यूजेस को हम डिवाइड करते हैं। एक तो ये रीनोप्रोटेक्टिव की तरह जो यूज़ किया जाता है। रीनोप्रोटेक्टिव यानी जो हमारी किडनीज़ होती हैं, अगर यूरिन आउटपुट पेशेंट का कम हो जाता है, पेशेंट अगर शॉक में जा रहा है तो हम इसको देते हैं डोपामाइन इन्फ्यूज़न हम लगाते हैं। डोपामाइन जो इन्फ्यूज़न है वो हमारी किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ कर देता है रीनोप्रोटेक्टिव इफेक्ट में। अगर ये रीनोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी दे रखा है, तो और हम समझते हैं वो आगे फर्दर क्लासेस में समझेंगे। और ये यूज़ किया जाता है हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर यानी पेशेंट की जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और हार्ट रेट है वो कम होती जा रही है, तो हम फिर डोपामाइन का इंजेक्शन जो है इन्फ्यूजन लगाते हैं।
और पेशेंट अगर सेप्टिक शॉक में जा रहा है, जैसे कि हमने समझा कि ये सेप्टिक शॉक में जा रहा है, सेप्टिक शॉक को भी ये इम्प्रूव करता है, तो सेप्टिक शॉक में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर सेप्टिक शॉक में क्या होता है, जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं, पेरिफेरल जो वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो ये जब हम डोपामाइन देते हैं तो फिर ये जो डोपामाइन है वो पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इसकी वजह से फिर शॉक इम्प्रूव हो जाता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में समझते हैं कि इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले है हाइपरटेंशन। पेशेंट का बीपी बहुत एकदम से बढ़ सकता है, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो सकता है, पेशेंट को टैकीअरिथमियास, टैकीकार्डियास, हार्ट रेट बढ़ सकती है, पेशेंट की बीपी बढ़ सकता है। ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका कोई सीएनएस साइड इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ये ब्लड से निकलकर हमारे ब्रेन में नहीं जाता है, तो इसका कोई सीएनएस इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में समझते हैं, इसका जो एक्शन है बहुत ही क्विक है, फास्ट है और शॉर्ट एक्टिंग है। अगर हमने डोपामाइन की ड्रिप शुरू करी तो वो तुरंत एक्शन उसका दिखाई देगा, अगर हमने डोपामाइन की ड्रिप बंद कर दी तो इसका जो है एक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डोपामाइन है, इसका जो हम बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो फास्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ये डोपामाइन। ओनली इन्फ्यूजन से ही हमको देनी है या फिर आईवी ड्रिप में डाल के देना है। हमको कभी भी डोपामाइन का बोलस नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। डोंट यूज़ एज ए बोलस, यूज़ सेंट्रल लाइन। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को डोपामाइन जो दिया जाए वो सेंट्रल लाइन से ही दिया जाए, क्योंकि जब हम पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो पेशेंट की जो वेन है, वेन को इरिटेट करता है, पेशेंट को पेन होता है वेंस में, तो हम समझते हैं कि सेंट्रल लाइन से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इन्फ्यूजन की जो डोज की कैलकुलेशन है, हम पेशेंट के वेट पर हम समझ लेते हैं कि अगर पेशेंट का वेट कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, उसके हिसाब से ही हम पेशेंट को डोपामाइन का इन्फ्यूजन लगाते हैं। इन्फ्यूजन की जो डोज कैलकुलेशन है उसमें हम समझते हैं कि हमारा 1 किलो का पेशेंट है, तो 1 किलो के पेशेंट के लिए हम करेंगे 1 × 14,400 भाग करेंगे 40 से, फिर भाग करेंगे हम 1000 से, और इक्वल टू हमारा आ जाता है 0.36 ml। 0.36 ml आया हमारा इंजेक्शन डोपामाइन। अब इंजेक्शन डोपामाइन को हमको डाइल्यूट करना है और हमको 1 दिन का पूरा इंजेक्शन बनाना है, पूरे 1 दिन का बनाना है। तो 24 से हम इसको माइनस कर लेंगे और जितना भी निकल के आता है हमारा 23.64 आया, तो इतनी हमको NS लेनी है और इतना हमको इंजेक्शन डोपामाइन लेना है। और हम अगर पेशेंट को 1 ml से लगाएंगे, पेशेंट को अगर हम 1 ml से इन्फ्यूजन लगाते हैं, 1 ml पर हावर से लगाते हैं, तो वो 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से उसका इन्फ्यूजन जाता है। 10 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से जाता है। अगर हम 0.1 लगाएंगे तो 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा पेशेंट को। अगर 2 से लगाएंगे, 0.2 से लगाएंगे तो 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा। अभी हम समझेंगे कि अगर हमको 1 ml से 1 ml तक के ही जो इन्फ्यूजन देना है और डबल स्ट्रेंथ में अगर डोपामिन को बनाना है तो वो भी सीखेंगे। अब समझते हैं कि एक पेशेंट है 1.5 किलो का। अगर 1.5 किलो का पेशेंट है तो 1.5 किलो में 1.5 × 14,400 भाग करेंगे 40 से, क्योंकि 40 mg/ml में ये अवेलेबल होता है और 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, तो हम भाग करेंगे 1000 से, तो इक्वल टू आ जाता है 0.54 ml। 0.54 ml को हम माइनस करेंगे 24 से। 24 से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 23.46 ml आ जाता है। 23.46 ml आया, इसका मतलब है कि 23.46 ml हमको NS लेनी है, नॉर्मल सलाइन 0.9%, और उसके बाद में जो बचा 0.54 ml जो बचा हमको डोपामाइन लेना है। उसके बाद में ये 24 ml बन जाएगा। 24 ml बन जाएगा। अगर हम 0.5 ml पर हावर देते हैं तो 5 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से ये इन्फ्यूजन चलेगा हमारा। अगर पेशेंट 2 किलो का है तो 2 किलो के लिए हम 2 × 14,400 भाग 1000 इज इक्वल टू
आ जाएगा हमारा 0.72 ml। अगर 0.72 ml आ जाता है, 0.72 ml को माइनस करेंगे हम 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 आवर के लिए ही हमको इन्फ्यूजन बनाना है। तो 24 से हमने इसको माइनस किया। अगर इसको 24 से माइनस करेंगे तो ये 23.28 ml आ जाता है। इसका मतलब ये है 23.28 हमको लेनी है नॉर्मल सलाइन, यानी 0.9% NS। उसके बाद में हमको 0.72 ml लेना है इंजेक्शन डोपामाइन। अब हम 3 किलो के पेशेंट के लिए समझ लेते हैं। सेम कैलकुलेशन है 3 किलो के पेशेंट के लिए भी। 3 × 14,400 भाग 40 mg में अवेलेबल है पर ml वाइल। 40 mg पर ml है तो हम 40 करेंगे और भाग करेंगे 1000 से। ये आ जाएगा 1.08 ml। 1.08 ml में से हमको माइनस करना है 24 और इक्वल टू हमको करना है 22.92। ये आ जाएगा हमारा 22.92 ml। अगर 22.92 ml आ रहा है, 22.9 ml आ रहा है, इसका मतलब हमको 22.9 ml जो लेनी है वो हमको लेनी है नॉर्मल सलाइन NS 0.9% और इंजेक्शन डोपामाइन लेना है हमको 1.08 ml। अब हम समझते हैं कि पेशेंट अगर हमको जो है फ्लूइड है वो कम देना है और हमको इंजेक्शन भी ज़्यादा लगाना है, उसकी डोज उतनी ही रहने देनी है, या फिर हमको 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट तक के जाना है, तो हम इन्फ्यूजन को डबल स्ट्रेंथ में बनाते हैं। तो डबल स्ट्रेंथ में बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, वही सेम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे यहाँ पे। 3 × 14,400 भाग 40 भाग 1000 करके हमको 1.08 ml मिलेगा। 1.08 ml हम अगर मिलता है तो 1.08 ml में से -24, तो ये आ जाता है 22.92 ml हमको देना है। और इसी तरह अगर हम सिंपली हम समझें तो अगर हमको डबल स्ट्रेंथ में बनाना है तो इसको 1.08 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको 1.08 को, तो ये आ जाता है 2.16 ml। और 2.16 ml अगर आ जाता है तो माइनस करना है हमको 24 से, तो इसका मतलब ये है ये आता है 21.84 ml। तो इसका मतलब ये है कि हमको 21.84 ml हमको नॉर्मल सलाइन लेनी है और हमको 2.16 ml या 2.16 ml हमको इंजेक्शन डोपामाइन लेना है, और ये डबल स्ट्रेंथ में बन जाता है। और 0.5 ml से अगर हम इन्फ्यूजन चलाते हैं तो 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट अगर पेशेंट को इन्फ्यूजन जाएगा। अगर हम 0.1 ml पर हावर से इन्फ्यूजन चलाते हैं, 0.1 ml पर हावर से इन्फ्यूजन चलाते हैं, तो पेशेंट को जो इन्फ्यूजन का रेट जाएगा, डोपामिन का रेट जाएगा, वो 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा। और 0.2 ml पर हावर से हम इन्फ्यूजन चलाते हैं तो 4 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को इंजेक्शन डोपामाइन जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आती है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।